Assalamu alaikum everyone. Our today's lecture is regarding the lattice diagram कि कैसे हम जब आपके पास कोई लाइटनिंग स्ट्रोक आ जाती है तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि जो लाइटनिंग स्ट्रोक है वो कैसे ट्रेवल करेगी ओवर द डिफरेंट स्पैन ऑफ द टॉवर्स और कैसे जो आपकी जो है सर्ज इम्पीडेंस है उसकी चेंजिंग की वजह से उसका जो इफेक्ट है वो भी चेंज होगा. Generally, the generator transformers are frequently connected to the high voltage bus bars. हम ट्रांसफार्मर का भी जिक्र करेंगे, जनरेटर का भी जिक्र करेंगे. उसकी रीजन ये है कि जब भी कोई लाइटनिंग स्ट्रोक आपके पास आएगी तो आपके पूरे पावर सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगी विद इन सब सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड कह सकते हैं. So connected to the high voltage bus bars and overhead lines by the length of the cable, clearly the change in the surge impedance at the entrance and the end of the cable will give rise to the changes in the wave shape and amplitude of any surge arriving at the transformer. So ये जो factors हैं which will govern this change of wave shape also built up and the magnitude of the voltage wave appearing at the transformer will now be considered. फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास जो 7.1 फिगर है, दिस इज द टिपिकल केबल सिस्टम. आप देख रहे हैं कि ऑन वन साइड देयर इज सम ओवरहेड लाइन एंड दिस इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बस बार. फिर आपके पास कोई केबल है और फिर आपके पास कोई जनरेटर है, या आप कह सकते हैं जनरेशन आपके पास हो रही है विद द हेल्प ऑफ सम केबल. ये ओवरहेड लाइन के साथ कनेक्टेड है. अब ओवरहेड लाइन की Z1 आपके पास इंपीडेंस है या सर्ज इंपीडेंस का नाम आप दे दें. केबल की आपके पास Z2 है और आपके पास जो जनरेटर है उसकी Z3 है. इट मींस दैट these are the three different scenarios for your power system. Now consider this system in which a generator transformer is connected to the high voltage bus bars by 300 meter of 132 kilovolt cable और आपके पास तीन सर्ज इम्पीडेंसेस हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, ZL, ZC and ZT of the overhead line, of the cable and of the transformer. फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी ट्रांजिएंट टाइम में T में आपकी जो वेव है अलोंग दी केबल है और फॉर एग्जाम्पल T is equal to 2 of transient time. So सबसे पहले to a first approximation it is acceptable to present the transformer winding as a surge impedance in these calculations. So this is how you can utilize your Beverly lattice diagram to see that how much there is some over voltages at any point. आप देख रहे हैं कि इधर आपके पास डिफरेंट इम्पीडेंसेस हैं और जब डिफरेंट इम्पीडेंसेस से आपकी जो वोल्टेज है एक सिनेरियो से डिफरेंट इम्पीडेंस वाले सिनेरियो में एंटर होगी तो देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द वोल्टेजेस. फॉर एग्जांपल इधर जो आपके पास Z2 है आपके पास, तो Z1 से जब Z2 में आपके पास एंटर हुई है जो भी वोल्टेज है, देयर विल बी सम ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन का नाम जिसे हम देते हैं, एज वेल एज देयर विल बी सम रिफ्लेक्शन एज वेल जिसे हमने β1 का नाम दे दिया. इसी तरह जब Z2 से Z3 की तरफ हम जाएंगे देयर विल बी सम ट्रांसमिशन α2 एंड देयर विल बी सम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एज वेल. रिफ्लेक्शन को हमने β2 के नाम से डिनोट कर दिया. नाउ देयर शुड बी सम क्वेश्चन इन योर माइंड कि कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी आपकी जो वोल्टेज है वो ट्रांसमिट हुई है और कितनी आपकी रिफ्लेक्ट बैक हुई है. तो ये आपकी कुछ वोल्टेज V है, V α1 आपकी इधर से ट्रेवल कर रही है और जब ये ट्रेवल होके Z3 में आई इधर से कुछ वो ट्रांसमिट आगे कर गया और बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर गई. सिमिलरली इधर जब आएगी कुछ वो ट्रांसमिट कर जाएगी आगे और कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. सो दिस इज हाउ आप फॉर एग्जांपल ये किसी भी टाइम T में आपके पास फर्स्ट वेव इधर आपके पास फर्स्ट वेव मिली है, 2T में आपके पास ये मिली है और 3T में आपके पास ये मिली है. सो यू हैव टू सी दैट हाउ देयर विल बी सम wave reflections in the cable. The same is the scenario in the tower. जब हमने अर्थ वायर की बात की थी तो हमने कहा था
कि जब डिफरेंट स्पैन में आपकी जो वेव ट्रेवल करेगी तो किसी भी नोड पे पॉइंट पे कितनी आपके पास वोल्टेज लेवल इंक्रीज होके आ जाएंगे आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, वो हम लेटिस डायग्राम या बेवले लेटिस डायग्राम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देयर आर द टू थिंग्स व्हिच शुड बी इन योर माइंड कि जो अल्फा 1 है वो कितना है, क्योंकि आपकी जो वोल्टेज ट्रांसमिट होनी है, फॉर एग्जांपल V वोल्टेज है तो आपकी ट्रांसमिट होनी है अल्फा 1 V1। अगर आपकी रिफ्लेक्ट होनी है बैक तो वो होनी है B1 V। तो अल्फा 1 का क्या फॉर्मूला है और B1 का क्या फॉर्मूला है, लेट्स सी। So these are the formulas for the reflection as well as for the refraction, and these are known as the reflection and the refraction coefficients. Alpha 1 is equal to 2ZC over ZL plus ZC, और इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन है तो इट विल बी ZL minus ZC over ZL plus ZC. आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास केबल है और उसने ट्रांसमिट होके इस साइड पे आना है, दिस इज योर ओवरहेड लाइन एंड दिस इज योर केबल। तो अगर आपने आगे ट्रांसमिट होना है तो इट विल बी 2 ऑफ जी केबल ओवर जी एल प्लस जी सी, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट बैक होना है it will be difference between the surge impedance of the both overhead line and the cable divided by the summation of the both surge impedance. इसी तरह अगर अल्फा 2 की अब बात करें here, तो इसका जो ताल्लुक है, इसका ताल्लुक केबल से है और ट्रांसफार्मर वाली लाइन से है, ओवरहेड लाइन से उसका ताल्लुक नहीं है। तो इसीलिए जो अल्फा 2 आपने फाइंड आउट करना है, इट विल बी इक्वल टू 2 ऑफ जी ट्रांसफार्मर, जिधर उसने ट्रांसमिट होना है उससे आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइडेड बाय द सर्ज इंपीडेंस ऑफ बोथ द केबल, जिधर से उसने आगे जाना है, और दूसरा जोन जो कि ट्रांसफार्मर की सर्ज इंपीडेंस है उस लाइन की है, वो उसने आपने ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर इधर से रिफ्लेक्ट बैक उसने करना है तो देयर विल बी द इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ, जो आपके पास नेक्स्ट जोन की सर्ज इंपीडेंस है माइनस जो करंट केबल की आपके पास सर्ज इंपीडेंस है डिवाइडेड बाय जीटी प्लस जीसी। सो जब भी आपने बेवरली लैटिस डायग्राम में आपने फाइंड आउट करना है कि किसी भी लेवल में क्या आपके वोल्टेज लेवल है, तो सबसे पहले आपने इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना है। देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज, फॉर एग्जांपल आपको कहा जा सकता है कि आपकी जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 है और सिर्फ रिफ्लेक्शन आपने देखनी है, and so depending upon the assumptions you have to calculate your voltages. So जो सबसे पहले आपके पास जो वोल्टेज है इट विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय जो आपकी वोल्टेज लेवल है, और फॉर एग्जांपल वो e रेज़ पर -at/2 से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले आपने जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उनसे मल्टीप्लाई करवा देना है और अल्फा 1 अल्फा 2, तो इधर से वो ट्रांसमिट होंगे और उसके बाद इस पॉइंट में जब वो आएगा इधर से उसने रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो जब रिफ्लेक्ट बैक करना है तो आपने बीटा 1 बीटा 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सिमिलरली द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम। ये जब हम आगे जाके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, तो आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। So this is how your first wave, second wave, third wave, and so on, they are increasing with respect to time or multiples of tau. तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहा जा सकता है आफ्टर द 5 tau आप कैलकुलेट करें कि आपका जो ट्रांसफार्मर और आपका केबल वाला एंड है उसमें उस एंड में आपके पास वोल्टेज ओवर वोल्टेजेस क्या होंगे एंड सो ऑन। दिस इज ये फॉर्मूलास आपको देखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी वेरी इन डिटेल। These are some values you can calculate for the maximum transformer voltages by putting the surge impedance of the transformer and the line impedance.
Now let's see some example problem here. The voltage time to break down characteristics of a gap and transform insulation of a system is showing कि voltage जो है आपके पास जो gap के लिए है it is 1.5 multiplied by 10 raised to power 6 e raised to power minus beta t, and similarly जो voltage and transformer के they are given also. So you have to determine the time period during which the transformer is not protected by the rod gap. For example, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक रॉड गैप सा बना होता है. इट इज समवट लाइक सम टू स्ट्रिप्स और उनके दरमियान कुछ गैप होता है. स्पार्क गैप से आपको पता हो चल जाना चाहिए कि रॉड गैप भी बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह का होता है. तो आपने देखना है कि अगर कोई ओवर वोल्टेज आ गई है तो कितने टाइम के लिए आपका जो ट्रांसफार्मर है इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द रॉड गैप. Also you have to determine the maximum voltage of wave traveling in the overhead line as shown in the figure below, which is sufficient to cause breakdown of the transformer insulation. So the traveling wave can be in this form, कोई भी exponential wave form है because we multiply by some exponential term. So this is the case कि आपके पास जो लाइन है ओवरहेड लाइन 350 ओहम की है. दिस इज द केबल और उसका टाइम कांस्टेंट भी गिवन है. और ये आपके पास ट्रांसफार्मर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है या सर्ज इम्पीडेंस है 1000 ओहम है. और ये हमने कोई रॉड गैप हमने इधर लगा दिया है कि जब भी कोई ओवर वोल्टेजेस आए तो आपका जो वोल्टेज है जब वो राइज हो तो इधर आर्किंग हो और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो प्रोटेक्ट किया जा सके. हमने अज्यूम कर लिया कि अल्फा 0.01 है और बीटा आपके पास 0.1 है. दिस इज द एंड गामा इज इक्वल टू 0.02. तो सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं ओवर वोल्टेज ट्रैवलिंग में. तो वो दोनों गिवन है. इट मींस कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. So this is the alpha 0.01 and this is the beta 0.1. So putting these values you can in the alpha and the beta you will get these two voltage equations. तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके लिए आपका जो ट्रांसफार्मर है वो प्रोटेक्टेड नहीं है रॉड गैप से. तो वो तब होंगे कि जो आपके वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर तक पहुंच गए हैं. तो VG इज इक्वल टू VT हो गए हैं. तो जब आप इक्वल पुट करेंगे तो इधर से आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट दैट दिस इज 5.7 माइक्रोसेकंड के लिए आपका जो ट्रांसफार्मर है इट इज नॉट प्रोटेक्टेड. लेकिन आप देख रहे हैं 0 माइक्रोसेकंड टू 4 माइक्रोसेकंड तक आपके जो वोल्टेज लेवल हैं यू आर सीइंग हियर. लेकिन 6, 8, 10, 12 के बाद वो बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गए आपके पास. तो दिस इज द कर्व दैट आफ्टर 5.7 microsecond your voltages are declining as compared to your transformer voltages. So second was कि कितने voltages होंगे which will be enough for the breakdown. So you can say that now calculating the number of waves producing up to 5.7 microseconds that will sum up to cause the breakdown of the transformer insulation. First wave जो है 0.9 माइक्रोसेकंड पे है. जो सेकंड वेव है 3 टॉप पे, फिर 5 टॉप पे, फिर 7 टॉप पे, तो अप टू 6.3 माइक्रोसेकंड आपने वेव कैलकुलेट करनी है अप टू फोर्थ वेव. So it will be done with the help of some you can say the Beverly lattice diagram के alpha 1 और beta 1, alpha 2 और beta 2 आपके पास given है या नहीं given तो आपने find out करने हैं. Find out कैसे करने हैं? 2 into surge impedance of cable जिधर उसने enter होना है divided by both impedances. और सिमिलरली जो अल्फा 2 है इट विल बी 2 dt over dt plus dc.
अल्फा 1 भी आपके पास आ गया और अल्फा 2 भी आपके पास आ गया। तो बीटा आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूलाज। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमने ये कैलकुलेट करने हैं फार्मूलाज। उसके बाद जब हम इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे कि 3 टॉ और आफ्टर 5 टॉ आपके पास वोल्टेज लेवल क्या होंगे। अगर सिंपली हम देखें तो यू कैन कंक्लूड दैट जो वोल्टेज लेवल है उसको अब अल्फा 1 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास इस पॉइंट पे आ जाएगा वोल्टेज लेवल आफ्टर द टॉ। फिर उसमें आपने मजीद आपने बीटा 2 को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास ये आपके पास आ जाएंगी। देन अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द अल्फा 1 एंड अगेन हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द बीटा 1 एंड हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द बीटा 2। सो अल्फा 1 और बीटा 2 को हम मल्टीप्लाई करवाई जाएंगे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के लिए। तो हर पॉइंट्स पे आपके पास वोल्टेज लेवल आ जाएंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा इस एंड में है तो हमने आफ्टर फोर्थ वेव इधर फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ वोल्टेजेस कितनी हो। इसीलिए हमने सबसे पहले अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड आउट किया, बीटा 1 बीटा 2 फाइंड आउट किया बिकॉज दीज आर ओवर रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अल्फा 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 1 अल्फा 2 बी 2 और प्लस बी 1 बी 2 और बी 2 बी 1 बी 2 का स्क्वायर आपके पास 7 आ रहा है तो इसको हमने ऐड किए जाना मल्टीप्लाई किए। So the maximum voltage of wave traveling in overhead line which will be sufficient to cause breakdown of the transformer insulation can be calculated with this with the help of graph. Now there is some second question here. The generator voltage is given, transformer is given, alpha beta is again given. You have to calculate the period for which rod gap is not protecting your transformer, and then graphically it is the time graphically which is the point of intersection of the curves represented by VG and VT. आपने फाइंड आउट कर लिया जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, इट इज इक्वल टू 5.22 माइक्रोसेकंड। देन you have developed some chart at 0 microsecond, 2 microsecond, 4, 6, 8, 10 and the 12. And this is the point of intersection. Then the first wave is after the 0.9 microsecond and the second wave is after the 2.7 microsecond. And so on. You can calculate the fourth wave up to 6.3 microsecond. If you have to calculate the first wave, it will be equal to alpha 1, which will be the transmission coefficient of the from the cable from the overhead line to the cable, and alpha 2 is the transmission coefficient from the cable to the transformer. So first wave will be equal to a alpha 1 alpha 2 multiplied by the voltage, and then the second wave की अगर हम बात करें तो जो आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं उसने दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करना है। किधर से रिफ्लेक्ट बैक करना है? उसने ओवरहेड लाइन वाली तरफ से। सो हमने बीटा 1 मल्टीप्लाई करवा दिया, देन अगेन देयर विल बी द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, तो हमने इधर बीटा 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली जो ये रिफ्लेक्शन है ये मल्टीप्लाई होती जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम कोफिशिएंट, थर्ड टाइम कोफिशिएंट 3 टा एंड देन द 5 टा। जब आपने वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, उसमें आप इसमें पुट करेंगे तो आफ्टर द थर्ड वेव या 5 टा आपके पास आ जाएगा कि आपके पास वोल्टेजेस कितने होने चाहिए।
So this is how you can calculate here. So it is the maximum voltage of the traveling wave in the overhead line, which will be sufficient to cause the breakdown of the transformer insulation after the 5 tau. This is the problem number 3 along 132 kV overhead transmission line, and it has the surge impedance of 366 ohms and supplies a 100 MVA transformer whose surge impedance is 9 ohm, and the transformer capacitance and the other capacitance are given. If a voltage surge, which can be represented by a step function of 500 kV crest, travels along the line to the transformer, you have to determine whether or not the transformer will withstand this surge given the transformer and the line gap characteristics are shown. Plot the voltage wave at the transformer terminal. If a coordinating gap was fitted to the transformer, how would this affect the wave shape? Neglect the normal system voltage. So this is your power complex frequency in H plane, and this is your transformer insulation coordinating gap, and this is how it is protecting your system. So this is your solution of the question, that here there is 500 kV and there is impedance of the 366 ohm, and here there is the transformer and surge impedance of the 900 ohm. अगर इसको हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को अभी निकाल दें और लाइन गैप को निकाल दें तो सिंपलीफाई हो के आपके पास जी इक्विवेलेंट आपके पास आ सकता है ट्रांसफार्मर, और इस इफेक्ट को हम अगर पैरेलल सपोज कर लें और तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिंपलीफाई हो जाएगी. तो सबसे पहले आपने जी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट कि वोल्टेज आपकी कितनी ट्रांसमिट हो रही है. जाहिर सी बात है उसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करवाना है. तो जब अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. because अल्फा इज इक्वल टू 2 जिसमें ट्रांसमिट होना है आपकी वोल्टेज ने, और डिवाइडेड बाय जिसमें ट्रांसमिट होना है प्लस previous surge impedance. So this will be putting the value, you will get the value of ET. So this is by simplifying at the end, taking the Laplace inverse, you will get the value, and by putting this you will get the value of ET. So after almost 4 times constant, the value of ET is 715. This is the value. T is equal to 4 tau is equal to 1.04. Now you will see this problem